अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास अंसर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, ये आज की जो वीडियो है इसमें हम कुरेक्शन की बात करेंगे और कुरेक्शन का चैप्टर जो है ये काफ़ी वाइड है। और जहाँ इसका चैप्टर वाइड है वहीं पे इसका यूजेज भी बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में कुरेक्शन को ख़ास तौर पर एग्जामिनर जो है वो चूज़ करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक मैं तो इसी हवाले से बात करता चलूँ कि कुरेक्शन डील्स विद वेरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ अ लैंग्वेज। अगर किसी को कुरेक्शन के हवाले से एक्सपर्टीज हासिल होती हैं, इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज को बहुत माइन्यूटली समझता है। और कुरेक्शन अगर आप अच्छा कर लें तो उसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर के पेपर की, फेडरल बोर्ड, तो उसमें भी 6 मार्क्स का पैराग्राफ आता है करेक्शन का। और इसके साथ साथ इन्हीं रूल्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है। फिर एमडी कैट में भी और डिफरेंट और बहुत सारे एंट्रेंस के एग्जाम्स में करेक्शन ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो आपको करेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करना है। पहले तो ये देखें जी करेक्शन होती क्या है, मतलब यू हैव टू करेक्ट द एरर्स। तो errors, what does that mean? What is an error? Or if I ask you a question, what is the difference between error and mistake? तो मैं इसका आंसर ये दूंगा कि mistake is there due to some lack of concentration of about something, and error occurs when you are having lack of knowledge। ठीक है, नॉलेज नॉलेज की कमी की वजह से जो आप गलती करते हैं उसको हम एरर कहेंगे। और तवज्जो की कमी की वजह से जो आप गलती करते हैं उसको हम मिस्टेक कहेंगे। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है एरर और मिस्टेक में। तो ये एरर्स का चेक हो रहा है कि आपका आपने करना क्या है। आपको पहले रूल का पता होना चाहिए कि किस रूल के साथ ये सेंटेंस जो है वो उसमें अमेंडमेंट होनी है। तो सेंटेंसेस की मैं सेंटेंसेस जो है आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ प्रोनाउन। और प्रोनाउन से रेलेवेंट जितनी भी एरर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फिर इसी स्लाइड में हम आगे इसी वीडियो में चलकर करेक्शन ऑफ वर्ब भी पढ़ेंगे इन डिटेल। तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, लेकिन ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा। ज़रूरी नहीं कि ये वाले सेंटेंसेस जो हैं ये आपके एग्जाम में आ जाएं, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि प्रोनाउन और नाउन और वर्ब से रेलेवेंट जितनी भी एरर्स के हवाले से और करेक्शन के हवाले से, करेक्शन ऑफ एरर्स के हवाले से डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही आप कह लें कि ईजी टू अंडरस्टैंड और मुस्तनिद ऑथेंटिक जो बात होगी इंशाल्लाह वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। हम सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर वर्ड सेंटेंस वाइज वन 1 2 3 इसका जो भी इसका सीक्वेंस बनता है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है जी, एवरीवन लव हिम। अब देखें इसमें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि एवरीवन जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और हमने ये पहले से भी पढ़ा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो आमतौर पर सिंगुलर ट्रीट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूजुअली इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। और सिंस इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर तो ऑब्वियसली अगर सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वाला ही होना चाहिए। तो हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ये बात पढ़ी है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन होगा। तो इसलिए एवरीवन लव्स हिम। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिनको हमने सिंगुलर ट्रीट करना है। मैं आपके सामने वो लिस्ट लिख देता हूं। एनी, एवरी, नो, सम, वन एंड बॉडी। नो वन, नो बॉडी। एवरीवन, एवरीबॉडी। एनीवन, एनीबॉडी। समवन, समबॉडी। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि
each, either, neither, none, any। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, और समटाइम्स ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कहलाते हैं। बहरहाल वो यूजेज ऑफ द सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो असल बात है क्वेश्चन के हवाले से जो आपने सीखनी है वो ये है कि दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। Since they are treated singular, they demand a singular verb as well. तो singular verb is loves, इसलिए यहां पे आएगा everyone loves him। Sentence number 2, each of the boy sing well। ओके, एक रूल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड्स हैं आइदर, ईच, neither, none, any, इनके साथ जब ऑफ द यूज होगा तो नेक्स्ट जो नाउन आएगा आपने उसको प्लूरल लिखना है। लिखने में प्लूरल होगा लेकिन उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉलो होगा। फॉलोस अ सिंगुलर वर्ब। मैं आपको इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, मैं रिपीट करता हूं बात को। ये ईच है, आइदर है, नीदर है, नन है, एनी है, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। इनमें वन भी आ जाएगा, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, वन ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द। जब भी ऑफ द आ जाएगा तो जो नाउन होगा उसको हम लिखेंगे प्लूरल। लिखने में वो प्लूरल होगा, लिखने में प्लूरल है, लेकिन फॉलो द सिंगुलर वर्ब, उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, समझने में वो सिंगुलर होगा। जैसे कि ये सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉय सिंग वेल। अब ईच ऑफ द के बाद जो नाउन है लिखने में प्लूरल आना चाहिए, इफ ईच ऑफ द बॉयज। अच्छा, लेकिन इसका इफेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है इसका इफेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉलो होगा, तो सिंग्स आ जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज सिंग्स वेल। और यही रूल तो तमाम जितने भी मैंने आपके सामने प्रोनाउन लिखे हुए हैं वो इन सब को फॉलो करेगा। वन ऑफ द बॉयज सिंग्स वेल, एनी ऑफ द बॉयज सिंग्स वेल, आइदर ऑफ द बॉयज सिंग्स वेल। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी नन ऑफ द। अब ये भी ऑब्वियसली उसी तरह से ही चलेगा जैसे कि मैंने आपको बताया ईच ऑफ द, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नई चीजें बताने वाला हूं। उसके लिए आपको ये चीजें नोट करनी होंगी, बहुत सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट चीज है, और अक्सर स्टूडेंट इसमें ट्रैप हो जाते हैं। देखें जी, एक है वर्ड नीदर, दूसरा है नन। ये दोनों नेगेटिव या नो की सेंस में यूज किए जाते हैं। दोनों के दोनों का मतलब होता है नो, कोई भी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, नेदर, हम नेदर का मतलब है कि टू, सॉरी, 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ 2, मतलब उन दोनों की बात हो रही है और उन दोनों में से कोई नहीं। मैं ये कहूंगा कि नीदर ऑफ दोज टू प्लेयर्स हैव अराइव्ड, बल्कि हैज अराइव्ड आएगा, क्योंकि उनमें से चूज करना है ना। तो है एक, उन दोनों में से कोई एक भी नहीं आया, तो इसलिए नीदर ऑफ टू दोज प्लेयर्स हैज अराइव्ड येट। अगर ज्यादा प्लेयर्स हैं और वो अभी तक नहीं आए तो मुझे ये कहना होगा 0 आउट ऑफ 2 प्लस। मतलब वो 4 प्लेयर्स थे, तो मैं ये कहूंगा नन ऑफ दोज 4 प्लेयर्स हैज अराइव्ड येट। अब वर्ब इसमें हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर ट्रीट होना है। इसी तरीके से आइदर है और एनी है।
ये कोई एक के माने में इस्तेमाल होगा, कोई एक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आउट ऑफ 2। जब हमने दो में से किसी एक की बात करनी होगी तो हम आइदर का प्रोनाउन यूज करेंगे, और अगर हमें दो से ज्यादा में से किसी एक की बात करनी है तो एनी वाला जो प्रोनाउन है ये यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि उन दो प्लेयर्स में से एक अच्छा खेला है, तो मैं कहूंगा कि आइदर ऑफ टू दोज टू प्लेयर्स हैज प्लेड वन। और मैं अगर कहता हूं जी कि उन ज्यादा प्लेयर्स में से एक अच्छा खेला है, तो मैं कहूंगा एनी ऑफ ऑल दोज प्लेयर्स हैज प्लेड वेल। तो इस चीज को अगर आपको अच्छा सा मतलब क्लियर समझ आ गया तो ये आपके सारे के सारे एमसीक्यूज इस तरह के बहुत आसान हो जाएंगे। आपने लिखना है कि अगर कोई नहीं की चॉइस लेनी है तो नीदर और नन यूज होंगे, किसी एक की बात करनी है तो आइदर और एनी यूज होंगे, और नीदर दो में से कोई नहीं, नन ज्यादा में से कोई नहीं, आइदर दो में से कोई एक, एनी ज्यादा में से कोई एक। जी अब आपके सामने एमसीक्यू है, इंशाल्लाह आपको सबके सब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नन ऑफ देम इज सेटिस्फाइड, तो ऑब्वियसली देम आ गया, ये ज्यादा के लिए यूज होगा, वैसे दो के लिए भी हो सकता है। तो यानी कि देम का वर्ड दो के लिए भी यूज हो जाता है, लेकिन मोस्टली देम जो है वो ज्यादा के लिए यूज होगा। तो हमें इसलिए नन ऑफ देम इज सेटिस्फाइड, ये ठीक है सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है। एनी ऑफ दीज टू प्लेयर्स प्ले वेल, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एनी यूज नहीं होगा क्योंकि टू प्लेयर्स हैं, इसका मतलब है कि ये एनी जो है टू के लिए नहीं होता, आइदर जो है वो टू में से कोई एक होगा। एनी तो टू प्लस के में से कोई एक सिलेक्ट करना हमने, तो यहाँ पे हम आइदर लगा देंगे। आइदर ऑफ दीज टू प्लेयर्स, यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है तो हम प्लेस लिखेंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि इस पूरे की पूरी स्टेटमेंट जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर की वजह से हमें इसका वर्ब भी सिंगुलर रखना है, और वर्ब सिंगुलर हो तो प्रेजेंट डेफिनेट सेंस हमें यहाँ पे एस का एडिशन करना होगा। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, अब देखें नीदर क्या ये दो के लिए यूज किया जाता है? यस, ये दो के लिए यूज किया जाता है। तो नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि हमारा ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। हैज डन हिज वर्क, किसी एक ने भी, उन दोनों में से किसी एक ने भी अपना काम नहीं किया। उर्दू तर्जमा कुछ यूं होगा, आइदर ऑफ दीज वन डजन पेन्स आर नॉट वर्किंग। तो हमें क्या लिखना है? आइदर है, आइदर का वर्ड क्या ये ज्यादा के लिए वन डजन के लिए यूज हो सकता है? पहले हम देखते हैं आइदर क्या वन डजन के लिए यूज होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आइदर की रेंज टू पे खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा? इस आइदर को खत्म करके यहाँ पे एनी लिखना होगा। एनी ऑफ दीज वन डजन पेन्स इज नॉट वर्किंग। वैसे इससे भी अच्छी जो बात होगी वो नॉट, क्योंकि नेगेशन करनी है तो नेगेशन हम लोग बजाय से कि हम एनी से करें हम नन से करेंगे, क्योंकि वो है ही नेगेशन के लिए ना, कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं नन ऑफ दीज वन डजन पेन्स इज वर्किंग, फिर हमें इस नॉट की जरूरत भी नहीं रहेगी। इट वॉज हिम हु किल्ड द स्नेक। अच्छा अब हम जो ये यहाँ से ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो प्रोनाउन का इशू है वो कुछ यूं है कि इस सेंटेंस में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लेसेस को देख रहे होंगे। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सब्जेक्टिव प्लेस क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन कम्स वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो आप देखें कि सब्जेक्ट की प्लेस सेंटेंस में कहां पे है? वर्ब से पहले है, और ऑब्जेक्ट की प्लेस वर्ब के बाद होगी। तो वर्ब जो है उससे पहले अगर मतलब आएगा तो वो सब्जेक्टिव प्लेस बन जाएगी, वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आएगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव प्लेस को कहेंगे। तो हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लेस के लिहाज से चेंज होता रहता है।
फॉर एग्जाम्पल आई जो है वो सब्जेक्टिव प्लेस पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव प्लेस पे मी बन जाएगा। मसलन आई सा, ही सा मी, अगर मैं लिख कहता हूं तो ये मी यहां पे आएगा, लेकिन आई सा हिम है तो आई जो है ये स्टार्ट में हो जाएगा। यानी कि आई सब्जेक्टिव प्लेस पे है, वही ऑब्जेक्टिव प्लेस पे मी बन जाएगा। ऐसे ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लेसेस हैं। लेकिन यहां पे अगर देखें, इट वॉज हिम हु किल्ड द स्नेक, जनरली हमें नजर आ रहा है कि ये वर्ब है और ये प्रोनाउन है हिम। तो वर्ब के बाद होना तो ये ऑब्जेक्टिव चाहिए, और ऑब्जेक्टिव में ही का जो ऑब्जेक्टिव प्लेस है वो हिम बन जाती है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन इसमें बेटा ये मिस्टेक है कि ये जो वॉज है ये बी वर्ब होता है, और जो बी वर्ब होता है वो स्टेट चेंज नहीं करता। यहां पे कोई और वर्ब होता तो यहाँ तो ये ऑब्जेक्टिव प्लेस ठीक थी, लेकिन क्योंकि ये बी वर्ब है, और बी वर्ब जो होता है वो इसको प्लेस के लिहाज से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में चेंज नहीं करता। तो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना होगा, इट वॉज ही, इट वॉज ही हु किल्ड द स्नेक। ही वैसे तो सब्जेक्टिव प्लेस पे इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि बी वर्ब के बाद आया है तो ये सब्जेक्टिव प्लेस जो है वो बी वो सॉरी बी वर्ब जो है वो सब्जेक्टिव प्लेस के साथ जाएगा। तो इसलिए इट वॉज ही हु किल्ड द स्नेक। ही गेव आई एंड शी अ गुड आइडिया। ये बड़ा आसान हो जाएगा, ये उसी को फॉलो करते हुए आपको आसानी समझ आ जाएगा। मसलन ही गेव, आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ मी आना चाहिए, क्योंकि गेव वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्लेस आती है, तो ऑब्जेक्टिव प्लेस में आई मी में चेंज हो जाएगा। तो क्या ही गेव मी एंड शी जो है उसको हार करना चाहिए हमें, अ गुड आइडिया। सो ये सब्जेक्टिव, ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको शायद प्रॉब्लम कॉज करे, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है जनरल रूल को। जनरली वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव स्टेट वाला या प्लेस वाला प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव प्लेस वाला प्रोनाउन यूज होगा। इसलिए सब्जेक्टिव प्लेस में इट वाज ही हु किल्ड द स्नेक। दिस नाइफ इज ऑफ मी, तो ऑफ मी को अगर हम चेंज कर दें माइन में तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस नाइफ इज माइन। आई यू एंड ही हेल्प द पुअर। अच्छा, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जब कभी ऐसा हो जाए, बड़ा वॉज होने का बड़ा अक्सर ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के तीनों पर्सन एक सेंटेंस में जब आएंगे तो हम उसको अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। इसकी एक तरतीब है, और तरतीब ये है कि अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो फिर हमें कर्टसी में सबसे पहले उसका तस्करा करना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। और इन तीनों में से आई, यू और ही में से कौन यहाँ मौजूद नहीं है? ऑब्वियसली ही मौजूद नहीं है, तो आप ही को सबसे पहले ले जाएं। उसके बाद फिर जो सामने वाला है उसका तस्करा करना चाहिए, ही, यू, और सबसे एंड पे अपने आप को ले जाएं, क्योंकि कर्टसी यही कहती है कि हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते, दूसरे की तारीफ पहले करते हैं। तो जो यहाँ मौजूद नहीं है सबसे पहले उसका तस्करा करें, अच्छा काम किया ना। इसलिए जो यहाँ मौजूद नहीं है सबसे पहले उसका तस्करा होगा ही, फिर उसके बाद सामने वाले का तस्करा होगा यू, और उसके बाद बंदा अपनी बात करे अच्छा काम करते हुए कि मैं हेल्प्ड द पुअर। तो ये 321 का रूल जाएगा, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अच्छा, बुरा काम अगर हमने किया है तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा? इंसान को ये चाहिए, कर्सी का ये तकाजा है कि बुराई को अपने लिए पहले एक्सेप्ट करे, जी मैंने, हाँ मैंने ये काम किया है, उसको मतलब बोल्डली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उसको छुपा तो इस वाले से क्या हो जाएगा? मतलब लिखा हुआ यू, आई एंड ही मेड अदर्स फूल, मेड अदर्स फूल। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले खुद इसको अपने आप को लेके आएंगे आई, फिर सामने वाले की बात होगी यू, और उसके बाद फिर ही की बात आएगी जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसको सबसे एंड पे ले जाएं। तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 321, सॉरी 123, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही
made others fool. ओके, नेक्स्ट इज वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। तो इसमें एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, वो ये कि जब भी हम वन जो कि आमतौर पर इनडेफिनेट प्रोनाउन बन जाता है, वैसे तो इसको हम यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटर में भी लिखा, लेकिन ये बेसिकली जनरलाइज करता है अपने इफेक्ट को, इनडेफिनेट प्रोनाउन बनता है। तो जब इसको तस्करा करेंगे तो फिर हम दोबारा से वन ही यूज करेंगे। वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वन, मतलब वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, कि हर एक को अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए। तो हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे यहाँ पे, तो वो मिस्टेक हो जाएगी, एरर हो जाएगी। वन से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो उस सेंटेंस में जितनी दफा भी कोई प्रोनाउन की बारी आएगी तो वो प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, तो वो वन ही होगा। उसके बाद एनीवन मे गेट रिवॉर्ड इफ वन मेक एफर्ट। तो इसमें देखें, अब ये एनीवन से स्टार्ट हुआ ना, तो ये वन नहीं है बल्कि एनीवन है। तो अब इसके साथ आप हिज लगा सकते हैं, एनीवन मे गेट रिवॉर्ड इफ ही मेक्स एफर्ट। तो इसमें देखें हमने क्या देखा कि क्योंकि ये वन से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये एनीवन से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसके साथ इसके बाद हम ही और शी वगैरह यूज कर सकते हैं जनरलाइज करने के लिए। लेकिन वन से अगर स्टार्ट होगा तो वो वन के साथ ही आगे जाएगा। आई होप इसकी अगली स्लाइड है उसमें भी हम देखते हैं जी। अब नेक्स्ट, द थ्री बॉयज आर टॉकिंग विद ईच अदर। यहाँ पे एरर जो है इस सेंटेंस में वो इस प्रोनाउन में है, ईच अदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है और ये आमतौर पर कौन कौन से होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। और इनका रूल कुछ ये है कि ईच अदर जो है ये यूज होता है फॉर टू पीपल, और जो वन अनदर होता है वो यूज होता है फॉर मोर देन टू पीपल। तो यही मिस्टेक है यहाँ पे। वैसे आजकल इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है इस एरर को, लेकिन बहरहाल ट्रेडिशनल बुक्स में वगैरह में मौजूद है। तो द थ्री बॉयज आर टॉकिंग विद, क्या आना चाहिए, ईच अदर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो तो टू के लिए होगा। तो हमें यहाँ पे वन अनदर यूज होगा, विद वन अनदर। जबकि इस सेंटेंस में बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग वन अनदर, तो क्योंकि बोथ मतलब होता है टू, तो टू के लिए ईच अदर आएगा। क्योंकि वन अनदर जो है वो मोर देन टू पीपल के लिए मैंने बताया आपको कि हम यूज करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ओबेड देयर टीचर्स। ये वही वाला रूल है जो हमने कुछ पहले ही पढ़ लिया, लेकिन इसको मैं दोबारा से इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उसको नेक्स्ट सेंटेंस में कंपेयर करूंगा। अभी बहुत गौर से देखिएगा कि मैंने आपको यही बताया ना कि जब भी वन ऑफ द यूज होता है तो उसके बाद जो नाउन है वो लिखने में प्लूरल होगा, लिखने में ये प्लूरल होगा, लेकिन समझने में सिंगुलर होगा। क्योंकि समझने में सिंगुलर होगा, समझने में ये वाहिद होगा, लिखने में जमा होगा। तो क्योंकि समझने में वाहिद है तो इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। और ये रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका इस वाले रूल से एक लिंक है। अब हम वहां चलते हैं। शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये वन ऑफ द आ गया तो साथ में स्टूडेंट्स आया, यानी कि हमने एस करना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए उसको अपने ख्याल करना है कि हमने उसका एंटीसीडेंट देखना है। एंटीसीडेंट, ये वर्ड में बोल रहा हूं, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। आपकी वोकैबुलरी के लिए द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन, पिछला लफ्ज जो कि नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो हु, ये जो हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है इसके एंटीसीडेंट देखेंगे। एंटीसीडेंट अगर वो प्लूरल है तो ये इसका वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, और अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो अब ये एंटीसीडेंट प्लूरल है इसलिए इसका वर्ब जो है वो क्या होगा, हु
अगर यहाँ पे लिखा होता हैज़, सॉरी मैंने इस पे हैज़ नहीं लिखा था, शी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज़ गॉट ए ग्रेड लास्ट ईयर। तो अब यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा बल्कि हैव यूज़ करेंगे। हैज़ लगाएंगे तो मिस्टेक बन जाएगी, मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर आप हैज़ यूज़ करेंगे जो कि सिंगुलर के साथ यूज़ होता है तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है। जब ये एंटीसीडेंट प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही फॉलो करेगा। ये वाला रूल मैं आपको एक्चुअली क्लियर करना चाह रहा था। ठीक हो गया। आगे है ही मस्ट अवेल द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, जो कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनकी यूज करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनके बाद हमें मस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है। तो वो वर्ब्स कौन कौन से हैं? जैसे कि अवेल है, ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ यूज होगा। हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जितने भी सेल्फ वाले एंडिंग प्रोनाउंस होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वैसे एम्फेटिक भी ऐसे होता है लेकिन वो उसका यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ऑल सेल्फ, देमसेल्व्स। तो ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी। ये जो अवेल एक ऐसा वर्ब है कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। सेम इज द केस विद दिस सेंटेंस, दे एंजॉयड एट द पार्टी। रॉन्ग है। इसमें भी हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिक्स करना है। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। तो ये एंजॉय, अवेल, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। और भी हैं, जैसे कि यहां देखें, he absented from the duty, he absented himself from the duty। ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एब्सेंट एक ऐसा वर्ब है। अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, ये ऐसे वर्ब्स हैं। ऐसे ही और भी हैं इसमें, इस लिस्ट में। तो आप इस लिस्ट को थोड़ा ब्राउज कीजिएगा, आपको नजर आ जाएंगे कि वर्ब विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो कौन कौन से हैं। तो उन उस उसको हम इस तरह से यूज करेंगे कि ही एब्सेंटेड फ्रॉम द ड्यूटी गलत है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटी। ओके, लेट आई लाई हियर। अब इसमें क्या मिस्टेक है, क्या एरर है? तो लेट एक वर्ब है। ओके, तो वर्ब के बाद जो प्लेस होती है वो ऑब्जेक्टिव प्लेस हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। लेट मी लाई हियर। ये रूल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सब्जेक्टिव प्लेस, ऑब्जेक्टिव प्लेस। ऑब्जेक्टिव प्लेस में कहाँ पे होती है? वर्ब के बाद। तो लेट क्योंकि वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्टिव प्लेस इसकी मी बन जाएगी। नंबर 12, लेट यू एंड ही गो देयर। तो अगेन लेट वाला आ गया। लेट मैंने आपको बताया वर्ब है, वर्ब के बाद जो प्लेस होगी वो ऑब्जेक्टिव प्लेस होगी। यू को फर्क नहीं पड़ता, सेकंड पर्सन यू जो है इसकी सब्जेक्टिव प्लेस भी यू है और ऑब्जेक्टिव प्लेस भी यू है। लेकिन ही जो है ये थर्ड पर्सन है और इसकी सब्जेक्टिव प्लेस ही है लेकिन ऑब्जेक्टिव प्लेस हिम है। तो हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लेस फिक्स कर रहे हैं हर एक की, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्लेस आती है। तो लेट यू एंड हिम गो देयर। दिस सेंटेंस, लेट दे डू व्हाट दे विश। तो अगेन वही बात है कि दे यूज नहीं होगा क्योंकि दे तो सब्जेक्टिव प्लेस में आता है। हमने इसकी ऑब्जेक्टिव प्लेस लिखनी है। लेट देम डू व्हाट दे विश। आई होप आपको ये प्रोनाउन की करेक्शन क्लियर हो चुकी होगी। और भी अगर मुझे कहीं से कुछ करेक्शन के लिए मिलते हैं सेंटेंसेस तो मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी तक के लिए प्रोनाउन के हवाले से यही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब की करेक्शन। जी स्टूडेंट्स, अभी हम वर्ब की एरर्स देखेंगे और वर्ब की एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और इन डिटेल इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा। वही बात, आपने एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है रूल। यू हैव टू फॉलो द रूल। सेंटेंसेस को याद करने का फ़ायदा नहीं होता, ये एग्जाम्पल हैं आपके लिए ताकि आपको रूल समझाया जा सके। तो इसके बिहाइंड जो रूल होगा, जो उसके
बेस में चल रहा होगा, उसको हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो आप उसको ज़रूर अच्छे तरीके से समझिए। ओके, सेंटेंस नंबर 1, लेट मी ले हियर। Sentence number 2, she laid her baby on the bed and my hen lay an egg yesterday. और उसके बाद सेंटेंस नंबर अगर आप देखें, फाइनली सॉरी, वेयर हैव यू लेन माई हैमर। तो ये कुछ वर्ब्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स। तो ये सारा कंफ्यूजिंग वर्ब्स का चक्कर है। मैं आपको अगर इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, या सॉरी इसके जो वर्ब कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखें, एक वर्ब है लाई, ले, लेन। दूसरा है लाई, लाइड, लाइट। और तीसरा वर्ब है ले, लेड, लेड। अब ये कंफ्यूज कैसे करते हैं एक दूसरे को। ये जो लाई है ये फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है रखना। किसको रखना? किसी जिंदा चीज को रखना, फॉर लिविंग थिंग्स, जिंदा किसी भी चीज का रखना। और जो ये ले है इसका मतलब भी रखना ही है, बट इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, किसी गैर जानदार चीज को रखना। और जो ये लाए है ये झूठ बोलने के लिए यूज होता है, झूठ बोलना। अब तीनों आपस में कैसे कंफ्यूज करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। किसी जिंदा चीज को कहीं पे रखा जाए, किसी सरफेस पे, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसके लिए लाई का वर्ड यूज किया जाता है। और सेकंड फॉर्म उसकी ले है, थर्ड फॉर्म लेन है। अब इसको आप कंपेयर करें इस वाले ले के साथ, जो कि किसी गैर जानदार चीज के लिए रखने के लिए यूज किया जाता है। ये इसकी जो सेकंड फॉर्म है वही है जो, सॉरी इसकी फर्स्ट फॉर्म वही है जो कि इसकी सेकंड फॉर्म बन रही है। तो दोनों आपस में कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, और मीनिंग भी रखना ही आ रहा है। तो इसको सेंस कीजिएगा कि फॉर लिविंग थिंग्स फर्स्ट फॉर्म इज लाई, सेकंड फॉर्म इज ले एंड थर्ड फॉर्म इज लेन। फॉर नॉन लिविंग थिंग फर्स्ट फॉर्म इज ले, सेकंड लेट, थर्ड लेट। और ये जो लाई और ये लाई आपस में कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग चेंज है। इसका मीनिंग है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी लिविंग थिंग को रखा जाए, आराम से, आराम के नीयत से रखा जाए, खुद आराम किया जाए, बैठने के लिए भी यूज होता है और लेटने के लिए भी। और जो ये वाला लाई है ये झूठ बोलने के लिए यूज होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म लेकिन इससे चेंज हो जाएगी, ये लाए ले लेन है और ये लाए लाइड लाइड है। अब हम इस तरफ आते हैं, लेट मी ले हियर। ऑब्वियसली लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की जाएगी तो ये मी कौन है, लिविंग थिंग है। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लेट मी लाई हियर, ये आ जाएगा। और जब ये आप समझ जाएंगे तो इस तरह के सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। शी लाइड हर बेबी ऑन द बेड। अब अगेन देखें, बेबी, बेबी इज अ लिविंग थिंग। तो अब सेकंड फॉर्म यूज हो रही है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस चल रहा है। जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस चल रहा है सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो सेकंड फॉर्म क्या, ये लाई बनती है, शी ले हर बेबी ऑन द बेड। तो यहाँ पे ले आ जाएगा। ओके, माई हैन ले एन एग यस्टरडे। अब ये एग जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स में यहाँ पे शुमार किया जाएगा। तो ये नॉन लिविंग थिंग ये वाला ले, फर्स्ट फॉर्म ले होगा, सेकंड फॉर्म लेड होगा। तो माई हैन लेड एन एग यस्टरडे। द मर्डर वाज हंग यस्टरडे। चलो ये जो है इसको बाद में करते हैं, पहले इस वाले को करते हैं क्योंकि ये भी इसी से रेलेवेंट है। वेयर हैव यू लेन माई हैमर। नाउ हैमर इट इज अ नॉन लिविंग थिंग और ऑब्वियसली हैव आया, इसका मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नॉन लिविंग थिंग के रखने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ले लेट लेट। तो वेयर हैव यू लेट माई हैमर।
अच्छा, कुछ और भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जैसे कि हैंग, हंग हंग, और हैंग, हैंग्ड हैंग्ड। इसका मतलब है लटकाना, हैंग करना, लटकाना। लेकिन दोनों मीनिंग बनते हैं, हैंग हंग हंग भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है, और हैंग हैंग्ड हैंग भी बनती है। अब इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का चक्कर है कि अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके साथ हम लोग हंग हंग वाला मीनिंग लिख जाएंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हैंग हंग हंग, और लिविंग थिंग के लिए हैंग 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 फॉर लिविंग थिंग। अब मर्डर के को हैंग करना है, ऑब्वियसली लिविंग थिंग, किलर है, मर्डर लिविंग थिंग, तो ही द मर्डर वाज नॉट हंग, बल्कि क्या आ जाएगा, हैंग्ड। यस्टरडे तस्वीर लटकाई है या कोट लटका हुआ है तो वो हंग के मन में आएगा। आई हंग माई पिक्चर ऑन द वॉल लास्ट नाइट, तो यहाँ पे फिर वो हंग आ जाएगा, अगर कोई सेंटेंस इस तरह क्या था, वहां पे हैंग मिस्टेक हो जाएगी। ओके, नाउ फाइनली आई फाउंडेड द बुक विच यू लॉस्ट। एक है फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, तलाश करना, फाइंड तलाश करना, सेकंड फॉर्म फाउंड है। और एक वर्ड फाउंड है, फर्स्ट फॉर्म ही फाउंड है, फाउंड, लेकिन इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बनता है फाउंडेड। सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, फाउंडेड फाउंडेड। फाइंड तलाश करने के लिए, जबकि फाउंड जो है डिस्कवर करना किसी चीज को, समथिंग न्यू, या मार्ज़ वजूद में लाना, टू डिस्कवर समथिंग न्यू, या किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, टू ब्रिंग समथिंग इन एग्जिस्टेंस, मार्ज़ वजूद में लाना। तो फाइनली आई फाउंडेड द बुक विच यू लॉस्ट, ये गलत है, हमने तलाश की है, तो फाइनली आई फाउंड। अब आप गौर करें तो जो इसकी फाइंड फाउंड 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 है, ये सेकंड पार्टिसिपल जो है इसके फर्स्ट पार्टिसिपल से रिजेंबल करता है, फाउंड सेम स्पेलिंग के साथ। तो हमने यहाँ पे देखना है कि अगर तलाश करने के मानों में होगा तो वो सेकंड फॉर्म फाउंड बनेगी, थर्ड फॉर्म बनेगी। लेकिन अगर वो मार्ज़ वजूद लाने में किस सेंस में होगा तो फाउंड फाउंडेड फाउंडेड होगा। तो करेक्ट यहाँ पे क्या होगा, फाइनली आई फाउंड, तलाश की ना, तो फाइनली आई फाउंड, अब ठीक हो जाएगा, द बुक विच यू लॉस्ट। इसी तरीके से फॉल फेल फॉलन, फॉल होता है गिरना, फॉल फेल फॉलन। और अगर एक और वर्ब है फेल, फेल्ड फेल, इसका मतलब होता है गिराना। और अगेन कंफ्यूजन कि जो इसका फॉल की सेकंड फॉर्म है वो फेल की फर्स्ट फॉर्म, दोनों आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। फॉल, अगर हम गिरने की बात कर रहे हैं, ही फेल, ठीक है, तो हु फॉल्स, ही फेल, ही हैज फॉलन, आई फेल, गिराना, आई फेल हिम, मैंने उसे गिराया, आई फेल्ड अ ट्री, मैंने एक दरख्त को गिराया, यस्टरडे, कल। तो यहाँ पे ही फेल द ट्री ऑन द ग्राउंड, तो ये फॉल फेल है, सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, ऑब्वियसली यस्टरडे आ गया, इसका मतलब है सेकंड फॉर्म यूज होगी।
तो सेकंड फॉर्म जो है वो फेल की क्या बनेगी, फेल्ड, मैंने एक दरख्त गिराया, फेल। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स थे, कुछ और भी कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं, मुझे मिलेंगे तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने सेंटेंस पढ़ना है, उसमें देखना है कि कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ गिराने की बात हो रही है, ऑब्वियसली फॉल नहीं होगा बल्कि फेल होगा, गिराना फेल होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है, इसलिए फेल्ड आएगा। आई विश ही वॉज हियर, ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा विश को जाहिर कर रहा है, जो कि एक्चुअल पोजीशन नहीं है, सपोज्ड है। तो जब हम सपोज करते हैं तो उसमें हम लोग वर यूज करते हैं, वॉज यूज नहीं करते। आई विश ही वर हियर। हालांकि अगर गौर करें तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि ही के साथ जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो तो वॉज आना चाहिए, लेकिन ये विश कर रहा है, ये रियल सिनेरियो में नहीं है, ये सपोज्ड है, और इसकी सपोजिशन को शो करने के लिए आई विश ही वर हियर जो है वो राइट सेंटेंस बनेगा। इसी तरीके से विश को इजहार करने के लिए वुड दैट का कीवर्ड यूज किया जाता है, वुड दैट, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं, और इसमें भी वही वाला फंक्शन है, इनकम्प्लीट विश को शो किया जाता है, और इनकम्प्लीट विश से मुराद ये है कि नॉट रियल। तो इफ इट इज नॉट रियल तो ही वॉज की जगह पे ही वर यूज होगा। वुड दैट ही वर माय ब्रदर, काश के वो मेरा भाई होता, ये काश के मानों में इस्तेमाल हो रहा है नहीं, रियल में नहीं है, नॉन रियल सिचुएशन आ गई, हाइपोथेटिकल आ गया। जब भी हाइपोथेटिकल आ जाएगा तो फिर उसमें वॉज की जगह वर यूज होगा। सेंटेंस नंबर 10 shows I am suffering from fever since Monday। इसमें टू मिस्टेक्स हैं, एक तो सूटेबल सेंटेंस नहीं है, टेंस की बात हो रही है, क्योंकि सिंस फॉर जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब एम नहीं होता बल्कि हैव बीन होता है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। दूसरा, इसमें दूसरी मिस्टेक ये है कि मंडे का एम कैपिटल आएगा, क्योंकि मंडे एक प्रॉपर नाउन है, इट इज नेम ऑफ अ डे, एंड अ प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो इसमें और तरह की मिस्टेक भी आती है, बात का यहाँ पे फॉर लग जाता है, फॉर मंडे, तो फॉर मंडे के लिए फॉर नहीं बल्कि सिंस सूटेबल है। समटाइम्स इस तरह की भी एरर्स आ सकती हैं जो कि स्टूडेंट्स ने उसको अमेंड करना होता है। तो उसकी निशानी ये है कि जितनी भी यूनिट्स ऑफ टाइम हैं, यूनिट्स ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, जैसे कि सेकंड है, फिर उसके बाद मिनट है, और के बाद फिर आप देखें तो डे है, वीक है, और उसके बाद फिर मंथ है, ईयर है, डेकेड है, स्कोर है, सेंचुरी है, मिलेनियम, जितने भी टाइम के यूनिट्स होंगे उनके साथ, यानी कि टाइम अपने यूनिट्स पे एक्सप्रेस किया जाएगा तो हमेशा हम फॉर यूज़ करेंगे, और यूनिट्स के अलावा टाइम एक्सप्रेस किया जाएगा तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। अब मंडे कोई टाइम का यूनिट नहीं है, नेम ऑफ द डे है, ऐसे जनवरी कोई टाइम का यूनिट नहीं है, नेम ऑफ अ मंथ है। इसी तरह से टॉप और अगर आ जाए 5 o'clock, 6 o'clock, 5:30, कोई टाइम है, टाइम का यूनिट नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे सिंस यूज़ होगा। तो ये एक रूल है जो कि आप अगर माइंड में रखेंगे तो सिंस और फॉर का भी एक झगड़ा जो आमतौर पर होता है वो बासानी का बचेगा। He had once bitten by a dog। तो ये एक दफा की मतलब बात हो रही है, हैड नहीं आएगा, ही वॉज वंस बिटन बाय अ डॉग, पैसिव फॉर्म में आ जाएगा, ही वॉज वंस बिटन बाय, एक दफा का तस्करा है ना, तो इसलिए इसको परफेक्ट में लेके नहीं जाएंगे। आई टोल्ड हिम दैट ही हैज नो इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। अच्छा, देखने में ये लगता है कि ठीक है, आमतौर पर हम डिसीव कर जाते हैं, लेकिन जब भी आप देखें कि दो क्लॉज यूज हों और पहला क्लॉज जो है वो पास्ट में अगर इस्तेमाल हो, तो हमें विलाम वाला देखना है कि अगला भी पास्ट में ही होना चाहिए। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं। तो अ पास्ट क्लॉज इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नेक्स्ट पास्ट क्लॉज। देखें, ही आई टोल्ड हिम दैट ही had no interest in his studies, तो हैज नहीं आएगा, had आ जाएगा। लास्ट वन दिस ऑफ दिस सीन, बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थीफ ran away। इसमें भी देखने में लगता है ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक छुपी हुई है, हमें सूटेबल टेंस पे जाना पड़ेगा।
दो क्लॉजेज आ जाए तो उनके टेंसेस को देखा करें। अब देखें ये दोनों पास्ट में चल रहे हैं, लेकिन इसमें से एक पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। जब भी बिफोर आ जाए, अगो बिफोर पर्टिकुलर इस तरह के आ जाए, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि बिफोर के साथ दो पास्ट चल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक उससे पहले है और एक उससे बाद में है। बिफोर का वर्ड जो है वो क्या बता रहा है, बिफोर से पहले वाला एक क्लॉज होगा, एक बिफोर से बाद वाला क्लॉज होगा। तो जो पहले वाला क्लॉज होगा बिफोर से, उसमें हम पास्ट उसको पास्ट परफेक्ट कहा जाएंगे। इन दोनों में जो काम पहले हुआ, पहले पुलिस आई है या पहले थीफ भागा है। द पुलिस अराइव्ड, द थीफ रन अवे। ऑब्वियसली थीफ भागा है ना, तो जो थीफ का भागने वाला काम, दोनों को मुकाबला करें। सेंटेंस के अंदर सेंटेंस बता रहा होगा कि इन दोनों क्लॉजेज में से एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। थीफ का भागने वाला काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो इस तरीके से आप इसको अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको ये टिप जो बताई है इसको रिपीट कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आते हैं। जब भी दो क्लॉजेस पास्ट में आ जाएंगे और में बिफोर भी लिखा होगा, तो ये बात आपने पिक करनी है कि इसमें एक पास्ट इंडेफिनिट होगा और एक पास्ट परफेक्ट होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट कौन सा क्लॉज है, पास्ट परफेक्ट कौन सा क्लॉज है, इसके लिए भी ये मैं टिप दे रहा हूँ कि जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो काम उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो जब ये आप इस तरह से देखेंगे, तो आप ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब है और रन रैन डन थर्ड फॉर्म भी रन है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज हुई है। नेक्स्ट है जी, ही इज एक्सपर्ट टू इन्वेंट एक्सक्यूजेस। अच्छा इसमें देखिएगा बड़े थोड़ा सा माइन्यूट, अब कह लें कि लेवल पे जाकर ये एरर है। माइन्यूट एरर्स को निकालना मुश्किल होता है, उसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। ये देखिए बेटा, ये जो फ्रेज है इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और इसको हम आमतौर पर इन्फिनेटिव जो है वो जेरंड से रिप्लेस हो सकता है। तो इन्फिनेटिव कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ जेरंड, ये इन्फिनेटिव है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमें इन एनी केस जेरंड ही लिखना है, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम इन एनी केस इन्फिनेटिव ही लिखना है, वहां पे दोनों रिप्लेसेबल नहीं है। आई मीन टू से ही इज एक्सपर्ट इन इन्वेंटिंग एक्सक्यूजेस आएगा, इन इन्वेंटिंग एक्सक्यूजेस, रादर देन ये लिखा जाए ही इज एक्सपर्ट टू इन्वेंट एक्सक्यूजेस। रीजन क्या है कि ये इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जेरेंट ही आएगा, और जेरेंट आपको पता आईएनजी वाली फॉर्म होती है, तो उसके साथ फिर टू की जगह पे हम इन वाली प्रपोजिशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम इस इन्फिनेटिव को जेरेंट से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज नहीं हो सकता, सिर्फ जेरेंट यूज होता है। अच्छा यहाँ पे जो कुछ मिस्टेक्स हैं, ये सूटेबल वर्ब की मिस्टेक्स हैं। ऐसा भी होता है कि ये हमें लगती नहीं कि ये एरर्स हैं, लेकिन वो एरर होती हैं, वो सूटेबिलिटी की बात होती है। जैसे यहाँ देखें तो दिस रोड गो टू लाहौर, इसमें दो मिस्टेक्स हैं, एक वर्ब की मिस्टेक फॉर्म की है और दूसरी सूटेबल वर्ब की है। फॉर्म की तो आपको बड़ी इजीली नजर आ रही है कि दिस रोड गोज आना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का एडिशन किया जाता है। लेकिन दूसरी जो सुटेबल वर्ब है वो गो नहीं आएगा, रोड जाती नहीं है बल्कि लीड करती है। दिस रोड लीड्स टू लाहौर। आगे है जी, आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन, आई हैव अटेम्प्टेड द एग्जामिनेशन, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू द एग्जामिनेशन, ये ठीक है। लेकिन आई हैव गिवन, ये एक्चुअली पर्टिकुलरली जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना, मैंने इम्तहान दे दिए, तो वो आई उस देने को गिव, तो उस सेंस में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जो स्टूडेंट्स अनकॉन्शियस लर्निंग के तहत इंग्लिश सीख रहे हैं, और उनको इस तरह के एरर्स निकालना बहुत आसान लगता है, क्योंकि उनको पता होता है कि सूटेबल वर्ब यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, अटेम्प्टेड आना चाहिए। एग्जाम को अटेम्प्ट किया जाता है, एग्जाम को दिया दिया जाता है, गिव यहाँ पे सूटेबल नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो आमतौर पर लैंग्वेज उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आते हैं, उनके लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी सीरियस होती हैं। तो द टीचर टुक अस अ टेस्ट,
यहाँ पे असाइंड या गेव हो सकता है, उसने हमें दिया, लेकिन यहाँ पे टुक नहीं आएगा, असाइंड, गेव भी हो सकता है, द टीचर गेव अस अ टेस्ट या असाइंड अस अ टेस्ट। ओके, ही स्पीक्स अ लाई, तो ही टेल आता है, लाई के साथ हमेशा टेल आता है, स्पीक नहीं आता। सूटेबल जो वर्ब है लाई के साथ वो टेल है। और इसी तरीके से ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, तो ट्रूथ के साथ स्पीक आता है। ये सूटेबल वर्ब जो ट्रूथ के साथ है वो स्पीक है, और जो लाई के साथ है वो टेल है। तो ही टेल्स अ लाई और ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सेंटेंस नंबर 15, आई शैल मेक हिम टू टेल द सीक्रेट। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मिस्टेक इस जगह पे है, मैं एरर कहूँगा, एरर इस जगह पे। और एरर कौन सी है, ये है बेयर इन्फिनिटिव की। पहले आपको बता दूं कि बेयर इन्फिनिटिव होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसी तरीके से बेयर इन्फिनिटिव भी एक इन्फिनिटिव की काइंड है जिसमें टू इस्तेमाल नहीं होता, टू के बगैर इस्तेमाल होगा। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई शैल मेक हिम टेल द सीक्रेट, यहाँ का टू खत्म करना पड़ेगा और हमें इस इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव में चेंज करना पड़ेगा। रूल क्या है, अभी मतलब रटल लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। रूल ये है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, वहां पे इन्फिनिटिव यूज नहीं करते। आप इसको याद कर लें। उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। बेसिकली तीन पॉजिटिव वर्ब्स हैं, एक है हैज, दूसरा है मेक और तीसरा है लेट। जब ये तीन पॉजिटिव वर्ब में से कोई भी वर्ब यहाँ पे यूज होगा तो फिर उसके बाद जो इन्फिनिटिव है वो हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। आपके सामने देखेंगे आई शैल मेक हिम है, तो मेक पॉजिटिव वर्ब है क्योंकि, तो इसके साथ हम इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते, हम इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। इसी तरीके से मैं लिखा हुआ है आई हैड हिम वॉश माई कार, तो ये ठीक लिख दिया मैंने गलती से ठीक लिख दिया। होना गलती इसमें ये होनी चाहिए थी आई हैड हिम टू वॉश माई कार, तो वो गलती होती, तो मैं ऐसे आपको बताता कि इसमें टू खत्म करना है, क्योंकि टू जो है टू वॉश इन्फिनिटिव बनता है। तो ये हैड आ गया ना, हैड हैज की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ब है। जब भी पॉजिटिव वर्ब आएगा तो उसके बाद फिर बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, तो ये बेयर इन्फिनिटिव के साथ वॉश बनेगा, टू वॉश हम यहाँ नहीं लिख सकते थे। सेम इज द केस ओवर हियर, लेट मी टू गो देयर, तो यहाँ पे भी गलती आपके सामने क्या है, अब आपको वाज़ेह नजर आना शुरू हो चुकी होगी कि लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब मैंने आपको बताए थे, तो पॉजिटिव वर्ब में हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे, इसका टू भी हमें गायब करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ और भी ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये हैड बेटर की तरफ ले जाता हूँ, हैड बेटर है और डेयर है, तो इनके साथ भी आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। यू हैड बेटर, यहाँ पे टेकन भी गलत है, अगर मैं लिखता टू टेक, इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा, टेकन या फिर टू टेक, दोनों रॉन्ग है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अच्छा, तो दोनों कैसे रॉन्ग हुए? पहली बात ये है कि हैड आमतौर पर हमें ये ऐसा लग रहा था जैसे कि ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन है कि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हैड बेटर जो है, ये जब इकट्ठा लिखा जाता है तो ये परफेक्ट वाली फॉर्म नहीं है, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का। हैड बेटर का कीवर्ड आता है, ये एक कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। बेहतर होता, जिसकी उर्दू में बेहतर होता, अभी है नहीं लेकिन होता उस सेंस में है। बेहतर होता कि तुमने कंबल लिया होता, ये उस सेंस में है। तो अब टेकन नहीं आएगा और ना ही टू टेक आएगा, क्योंकि टू टेक इन्फिनिटिव है, हमने यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं करना। मैंने बताया हैड बेटर यहाँ यूज होगा तो वो बे इन्फिनिटिव होगा, तो इसका राइट आंसर होगा यू हैड बेटर टेक।
You had better take the blanket. Same over here. You dared not to come here. तो ये to come यहाँ पे नहीं होगा, infinitive यूज नहीं होगा, बल्कि bare infinitive यूज होगा, क्योंकि dare भी ऐसा verb है जिसके साथ हम bare infinitive यूज करते हैं. इसको याद कर सकते हैं आप कि has, make, let, had better और dare, ये ऐसे verbs हैं, ये इनकी लिस्ट बना के आप याद करें जिनके बाद हम bare infinitive यूज करेंगे, हम infinitive यूज नहीं कर सकते. अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टू नहीं आएगा. यू डेयर नॉट कम हियर. सेंटेंस नंबर 18 पे चलते हैं. एन एथिस्ट रिफ्यूजेस द फिनोमेना ऑफ गॉड. तो एथिस्ट, पहले तो आपको इसका वर्ड का मतलब बता दूं वोकैबुलरी के लिए. द वन हु रिफ्यूजेस, जो इनकार करता है, डिनाइज करता है, तो अल्लाह ताला की वहदानियत को नहीं मानता, वो अल्लाह को नहीं मानता, मुनकर हो जाता है, उसको एथिस्ट कहते हैं. लेकिन यहाँ पे रिफ्यूज नहीं है. अगर रिफ्यूज का मतलब इनकार करना होता है, लेकिन ये वो वाला इनकार नहीं है. ये वो वाला इनकार है कि जब आप किसी चॉइस के तहत इनकार करते हैं. एक है कि आप डॉगमेटिक तौर पर, आप अपने नजरिए के तौर पर इनकार करते हैं. जो नजरिए के तौर पर इनकार करना है वो डिनाई होता है, वो रिफ्यूज नहीं होता. तो यहाँ पे सुटेबल वर्ब डिनाई आएगा. एन एथिस्ट डिनाइज द फिनोमेना ऑफ गॉड. और यहाँ पे सुटेबल वर्ब, शी डिनाइड टू एक्सेप्ट माय प्रपोजल. अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चॉइस के तहत इनकार करना है. ये भी इनकार करना ही है, लेकिन ये चॉइस के तहत है. हाँ, चॉइस के तहत इनकार किया जाता है तो उसको हम रिफ्यूज करते हैं, उसको डिनाई नहीं करते. डॉगमेटिक जो है उसको इनकार करना, जो है नजरियाती इनकार करना, उसके लिए डिनाई का वर्ड यूज किया जाता है. लेकिन अगर आपने चॉइस के तहत इनकार करना है तो यहाँ पे रिफ्यूज आना चाहिए. तो शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट माय प्रपोजल. तो ये आपके सामने कुछ वर्ब की मिस्टेक्स थी. मजीद और भी मिस्टेक्स में आपको कुछ लिस्ट जो है इसमें शामिल है वो बताता हूँ. जी, चंद एक और जो वर्ब्स के हैं. ही जॉइंड आर्मी रिसेंटली. तो जब रिसेंटली है तो ये एक टेंस की मिस्टेक है. ही हैज जॉइंड आर्मी रिसेंटली. तो रिसेंट पास्ट, तो उसको परफेक्ट के साथ करेंगे. अगर रिसेंटली ना होता, लास्ट ईयर होता, या कोई इवेंट या कोई टाइम इस तरह का होता, तो फिर उसमें हम ठीक था, ये पास्ट नेफर में जाएंगे. लेकिन जब ऐसा टेंस है, ऐसी सिचुएशन है कि रिसेंटली है, तो उसको हम परफेक्ट में यूज करेंगे. तो he has joined army recently. When you went to see her. तो इसमें मिस्टेक ये है कि अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वेंट आ गया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. लेकिन इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म जो है वो इस तरह से फॉलो नहीं करती, बल्कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड. तो व्हेन डिड यू, अब यहाँ पे वेंट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, गो. व्हेन डिड यू गो टू सी हर. तो ये एक्सप्रेशन व्हेन यू वेंट टू सी हर स्लैंग में यूज किया जाता है, जो कि फॉर्मल लैंग्वेज में गलत है. और जाहिर बात है ये मिस्टेक एरर समझी जाएगी. नो सूनर द थीफ सा द पुलिस व्हेन ही रैन अवे. इसमें पहली बात ये कि आप देखें कंजंक्शन नो सूनर है, सॉरी ये नो सूनर. नो सूनर द थीफ सा द पुलिस, व्हेन नहीं आएगा, यहाँ पे देन आएगा, और टी एच ए एन देन आएगा, टी एच ई एन देन नहीं आएगा. ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नो सूनर देन. अच्छा, दूसरी नो सूनर जब यूज करते हैं तो साथ में डिड भी आएगा. नो सूनर डिड द थीफ सी, नो सूनर डिड द थीफ, सा की जगह पे हम फिर आप सी लिख देंगे. ऑब्वियसली डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो इस तरह से ये कंजंक्शन जो है वो ये नो सूनर और देन कोरिलेटिव कंजंक्शन है. नो सूनर के साथ हम लोग डिड यूज करते हैं, और डिड यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. बेसिकली ये आपको मैं बताना चाह रहा था. विल यू प्लीज ओपन दिस नॉट. तो नॉट गिरा को बोलते हैं, टाई की भी नॉट हम लगाते हैं, वो गिरा होती है. तो इसलिए ओपन नहीं है, ओपन किसी चीज को खोलना है तो वो ओपनिंग के लिए, और मतलब ये वर्ड खोलना, अगेन ये वही वाली प्रॉब्लम जो मैं पहले कहा था, जो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं खोलने के लिए हम ओपन का वर्ड यूज करेंगे. तो ओपन यहाँ पे सूटेबल नहीं है. आमतौर पर ओपन
किसी दरवाजे को ओपन द विंडो तो ठीक है, ओपन द डोर ठीक है, लेकिन अनटाई हो गया यहाँ पे। तो विल यू प्लीज अनटाई दिस नॉट। अच्छा जी, आई कुड नॉट हियर देयर कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन हियर नहीं होती बल्कि लिसन होती है। आई कुड नॉट लिसन देयर कन्वर्सेशन, ये सारे सूटेबल वर्ब्स हैं। दीज डेज ही स्टॉप्स इन कराची। तो ही स्टॉप नहीं होगा बल्कि स्टेज होगा, ही स्टेज। कुछ देर के लिए रुकने के लिए हम स्टे का वर्ड यूज करते हैं, स्टॉप का नहीं करते। तो दीज डेज ही स्टेज इन कराची। नेक्स्ट है जी, मैनी पीपल डाइड बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। तो डाइड जो है इसके लिए सूटेबल वर्ब नहीं होगा बल्कि किल्ड आएगा। मैनी पीपल वर किल्ड या पीपल वर मर्डर्ड, तो यहाँ पे आएगा बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। अच्छा, फिर दिस शिप ड्राउन। ड्राउन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता। तो सन का आ जाएगा, सन यस्टरडे। और उसके बाद है जी, वुड स्विम्स ऑन द वाटर। तो वुड भी स्विम नहीं करती, वो तो इंसान कर सकता है या लिविंग थिंग करती है। तो वुड जो है ये स्विम नहीं होगा बल्कि क्या आएगा, सिंक आएगा। वुड सिंक्स ऑन वाटर एंड आयरन ड्राउन्स। अगेन वही मिस्टेक है, आयरन जो है वो ड्राउन नहीं होता बल्कि वो सिंक हो जाता है या फ्लोट आएगा, सॉरी। वुड फ्लोट करती है, floats on water and iron sinks in it। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स माइन्यूटली देखने वाली बातें होती हैं। सूटेबल वर्ब भी इसमें आ सकता है। वर्ब में आप देखा हमने बहुत सारी टेंसेस का, फॉर्म का, फिर उसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ब्स का और सूटेबल वर्ब का, ये 3-4 चैप्टर हमने पढ़े हैं। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये सूटेबिलिटी ऑफ, हाँ इसके साथ साथ वर्बल्स का भी हमने पढ़ा है, जेरेंट और इन्फिनेटिव, फिर बेयर इन्फिनिटिव का यूज़र पढ़ा है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा।